हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है सी जसमीत सिंह अरोड़ा और बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल सी जसमीत सिंह पे। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोगों ने इनकम टैक्स का रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया हुआ है फॉर मई 2021 एंड नवंबर 2021 स्टूडेंट्स। इस रिवीजन सीरीज के अंदर हम लोग अभी तक रेसिडेंशियल स्टेटस ओवर कर चुके हैं, हाउस प्रॉपर्टी ओवर कर चुके हैं और सैलरी का एक पार्ट जिसमें हमने अलाउंसेस और रिटायरमेंट बेनिफिट को सुपर फास्ट तरीके से कवर कर लिया है। आज हम लोग इसका सेकंड पार्ट, सैलरी का सेकंड पार्ट परक्विजिट्स रिवाइज करेंगे। ये जो मेरे रिवीजन वीडियोस हैं, ये बिल्कुल ही क्रिस्प है, टू द पॉइंट है। अगर आप इन्हें लास्ट डे ऑफ द एग्जाम, कल अगर आपका एग्जाम है और आप आज इसको बैठ के देख लेते हैं, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, ईच एंड एवरीथिंग अच्छे तरीके से क्लियर अप हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने हमारे नोट्स को डिजाइन किया है, एक भी चीज हमारे नोट्स में से मिसिंग नहीं है। और ये नोट्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहे हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको ये सारे रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे। और हर रोज शाम को हम लोग एमसीक्यू सेशंस कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारे चैप्टर रिवाइज होते जा रहे हैं, वैसे वैसे उन चैप्टर्स के हम एमसीक्यू सेशंस भी करते जा रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वक्त में बहुत ही अच्छा अच्छा कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड आपको इस पे मिलने वाला है। फालतू बकवास हमारे पास नहीं होती है, सिर्फ टू द पॉइंट बातें करते हैं, टू द पॉइंट एग्जाम से रिलेटेड बातें करते हैं, और कोई फालतू बकवास हमारे पास नहीं मिलने वाली है। क्लियर है? तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक लाइक टारगेट दे देता हूं। आज की इस वीडियो पे मेरे को 110 लाइक्स दिलवा दीजिए आप लोग। पूरा भरोसा है मुझे आप लोगों पे, इजीली आप लोग 110 लाइक करवा लोगे। ये थोड़ा सा एक मोटिवेशन दे देती है हमको कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर काम करते रहें। तो मैं अपनी तरफ से अच्छा काम कर रहा हूं कि आप लोग के लिए रिवीजन वीडियोस लेकर आ रहा हूं। आपको अगर मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या आप लोग को इस रिवीजन वीडियोस में अच्छा लग रहा है और क्या कमी लग रही है जो आप चाहते हो कि ये भी आ जाए तो और स्वाद आ जाए। ठीक है, तो आप जरा सजेशंस दे दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि जो बढ़िया सजेशन होगा उसे मैं इनकॉर्पोरेट करके चलूंगा अगली वीडियोस के अंदर। चलिए अब बात करते हैं सीधी एग्जाम्स की, मतलब कि रिवीजन की। तो स्टार्ट करते हैं बेटा परक्यूजिट से। स्टार्ट करते हैं बच्चों परक्यूजिट से। परक्यूजिट्स क्या होते हैं? सर, दीज आर द बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। इट कैन बी इन कैश, इट कैन बी इन काइंड। तो आपका ये मॉनेटरी टर्म्स में भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी टर्म्स में भी हो सकता है। वो बेनिफिट जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है इन एडिशन टू द सैलरी इज टू बी टर्म्ड एज परक्यूजिट्स। क्लियर है? तो ये एडिशनल बेनिफिट्स है, पर्क्स है। अब इसके अंदर हमारे पास तीन कैटेगरीज होती हैं। एक कैटेगरी होती है आपके परक्यूजिट्स जो सभी एम्प्लॉयज के हाथ में टैक्सेबल है। एक कैटेगरी होती है जिसमें परक्यूजिट्स केवल और केवल आपके स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के हाथ में टैक्सेबल होते हैं। एक कैटेगरी होती है जहां पर परक्यूजिट्स फुल्ली एग्जेम्प्ट होते हैं। ये जो तीसरी वाली कैटेगरी है, ये अपने आप आपकी कंप्लीट हो जाएगी, इस पे आपको अलग से फोकस करने की जरूरत नहीं है। अब हमें फोकस किस पे करना है? वो परक्यूजिट्स जो सभी एम्प्लॉयज के हाथ में टैक्सेबल है और वो परक्यूजिट्स जो केवल और केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के हाथ में टैक्सेबल है। सबसे पहले हम बात करेंगे उन परक्यूजिट्स की जो सभी एम्प्लॉयज के हाथ में टैक्सेबल है, और इसके अंदर सबसे पहला सुपर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, घनघोर इंपॉर्टेंट आता है रेंट फ्री एकोमोडेशन। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन दे रखा है, या फिर अगर वो आपसे नॉमिनल सा रेंट चार्ज करता है, यानी कि उसने आपको कंसेशनल एकोमोडेशन दे रखा है, तो उसका परक्यूजिट का वैल्यूएशन कैसे होगा, आइए वो सीखते हैं। इसके अंदर हमारे पास मोटे मोटे तीन केस हो सकते हैं। पहला केस, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और गवर्नमेंट ने आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन दे रखा है। दूसरा, आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपके एम्प्लॉयर ने अपना घर जो उसने खरीद रखा है वो उसने आपको रहने के लिए दिया हुआ है। तीसरी कैटेगरी हो सकती है, आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपके एम्प्लॉयर ने घर किराए पर लेकर आपको दिया हुआ है। तो इन तीनों केसेस में कैसे रेंट फ्री अकोमोडेशन वैल्यू होगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सर अगर अकोमोडेशन एम्प्लॉयर का है और आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो क्या होगा। तो ऐसे केस में आपकी परक्यूजिट वैल्यू के लिए हम लोग स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ सैलरी ले लेंगे।
आपकी परक्विजिट वैल्यू के लिए हम लोग स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ सैलरी ले लेंगे और ये स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ सैलरी आपकी पॉपुलेशन पे डिपेंड करेगा। अगर पॉपुलेशन जहां पर आपको घर दिया गया है वहां की पॉपुलेशन अगर अप टू 10 लाख है तो 7.5% ऑफ सैलरी ले लेंगे। जहां पर आपको घर दिया गया है उसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है लेकिन अप टू 25 लाख है तो हम 10% ऑफ सैलरी ले लेंगे। जहां पर आपको घर दिया गया है उसकी पॉपुलेशन अगर 25 लाख से ज्यादा है तो हम 15% ऑफ सैलरी ले लेंगे। आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और घर आपके एम्प्लॉयर का है तो आपके लिए परक्विजिट वैल्यू स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ सैलरी होती है और ये स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ सैलरी पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है। जहां पर आपको घर दिया गया है पॉपुलेशन अगर अप टू 10 लाख है तो इट इज 7.5%, मोर देन 10 लाख है बट अप टू 25 लाख है 10% ऑफ सैलरी, पॉपुलेशन मोर देन 25 लाख है तो ऐसे केस में 15% ऑफ सैलरी। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको एकोमोडेशन किराए पर लेकर दिया है तो क्या होगा? तो सर ऐसे केस में जितना रेंट आपके एम्प्लॉयर ने दिया है या फिर आपकी सैलरी का 15% दोनों में जो भी कम होगा उसे हम परक्विजिट के लिए कंसीडर कर लेंगे। अगर एम्प्लॉयर ने घर किराए पर लेकर आपको दिया है तो उस केस में जितना रेंट एम्प्लॉयर ने दिया है या फिर 15% ऑफ सैलरी दोनों में जो कम है उसे कंसीडर कर लेंगे। अब एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है कि एम्प्लॉयर ने घर किराए पे लिया हुआ है और आपको पॉपुलेशन बता देता है। अब जब एम्प्लॉयर ने घर किराए पे लिया हुआ है तो पॉपुलेशन देखते ही नहीं है, रेंट देखते हैं कि कितना रेंट दिया है और सैलरी का 15% लेते हैं। ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, यहां पर आपको पॉपुलेशन चेक नहीं करनी है। लेकिन जब एम्प्लॉयर का अपना घर होता है तो उस केस में हमें पॉपुलेशन चेक करनी होती है क्योंकि आपका परक्विजिट आपकी सैलरी का स्पेसिफाइड परसेंटेज बनता है और ये स्पेसिफाइड परसेंटेज किस पे डिपेंड करता है? पॉपुलेशन कितनी है इस पे डिपेंड करता है। तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज करने के लिए इस वाले केस में वो आपको पॉपुलेशन दे देगा ताकि आप यहां पर 15% ना लेके कोई और परसेंटेज ले लें। ये गलती आप नहीं करेंगे। अगर एम्प्लॉयर ने घर किराए पर लेके दिया है तो आपको सैलरी का 15% या फिर रेंट पेड दोनों में जो भी लोअर है उसी को कंसीडर करके चलना है। अब बात करते हैं कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो क्या होगा। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो गवर्नमेंट ने आपके घर का एक लाइसेंस फी डिटरमाइन किया होगा। सर ये लाइसेंस फी क्या होता है? बेटा ये घर का एक एनुअल वैल्यू होता है जो सरकार ने डिटरमाइन किया होता है। तो ये जो एनुअल वैल्यू सरकार ने डिटरमाइन करी है यही आपके लिए परक्विजिट के लिए कंसीडर कर ली जाएगी। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ सैलरी। Non-government employee, house is taken on rent by the employer, rent paid by the employer or 15% of salary, whichever is lower. Government employee, license fee of the house. ये आप लोग के लिए घर की परक्विजिट वैल्यू हो गई। अब अगर आपके घर पे फर्निश्ड एकोमोडेशन प्रोवाइड करी गई है, मतलब कि आपको घर के अंदर एसी, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, सोफा सेट, बेड ये सब आपके एम्प्लॉयर ने लगाकर दिया हुआ है और ये जो सारा सामान आपके घर में लगा हुआ है ये सारा सामान अगर एम्प्लॉयर के खुद का है तो उस केस में हम ऐड कर देंगे आपकी सैलरी में, आपके परक्विजिट में 10% पर एनम ऑफ कॉस्ट ऑफ असेट प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। फोकस कर लीजिएगा कि हम जो 10% निकाल रहे हैं वो कॉस्ट ऑफ असेट का निकाल रहे हैं। इट मींस कि अगर क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए WDV दे रखी होगी, बुक वैल्यू दे रखी होगी तो हम उन वैल्यूज को इग्नोर करेंगे। हमें 10% लेना है असेट की कॉस्ट का अगर असेट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है। अगर असेट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो उस केस में कॉस्ट का 10% लेना है और ये 10% फ्लैट नहीं लेना है, ये पर एनम लेना है। पर एनम का मतलब यह हो गया कि मान लो आपके घर में एसी आपके एम्प्लॉयर ने 4 महीने के लिए प्रोवाइड किया था और वो एसी एम्प्लॉयर के खुद का था, तो इस केस में जो भी एसी की कॉस्ट आ रही होगी, इस केस में जो भी एसी की कॉस्ट आ रही होगी उसका आप 10% करेंगे। कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। इट मींस कि सर अगर आपको असेट 4 महीने, 3 महीने, 6 महीने के लिए दी हुई है तो उस टाइम पीरियड को कंसीडर करना पड़ेगा। ये 10% फ्लैट नहीं है। बच्चे यहां गलती करते हैं, इसीलिए मैं स्ट्रेस दे रहा हूं आपके लिए। क्लियर है? तो अगर बुक वैल्यू दी हुई है तो बुक वैल्यू नहीं लेनी है, कॉस्ट लेनी है। और ध्यान रखना है कि 10% पर एनम है, फ्लैट 10% नहीं है। दैट मींस कि अगर असेट 2 महीने के लिए दी गई है तो आपको 2 महीने का 10% निकालना है। बात समझा? अब अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपके घर में जो असेट्स दी हैं वो उसने किराए पर लेके दी हैं। फॉर एग्जांपल आपके घर पे टेलीविजन है,
रेफ्रिजरेटर है वो आपके एम्प्लॉयर ने किराए पर लेकर दिया है और एम्प्लॉयर उन असेट के लिए 1000 रुपए महीना किराया दे रहा है, तो जितना हायर चार्जेस आपका एम्प्लॉयर दे रहा है वो आपके परक्विजिट वैल्यू में ऐड कर दिया जाएगा। क्लियर? इसके बाद अगर आपका एम्प्लॉयर आपसे कुछ पैसा रिकवर कर रहा है तो वो आपका बेनिफिट घटा देता है, तो जितना पैसा उसने आपसे रिकवर किया है उसे आप रिड्यूस कर देंगे। 4 स्टेप्स में आपकी वैल्यू निकलने वाली है, 4 स्टेप्स में आपकी वैल्यू निकलने वाली है। पहला स्टेप है, इसके अंदर हम हाउस की वैल्यू फाइंड करते हैं। हाउस की वैल्यू इस बात पे निकलती है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं कि आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और हाउस जो है वो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, अगर हाउस जो है वो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो ऐसे केस में आप क्या ले लेते हो, आप स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ सैलरी ले लेते हो। और अगर हाउस इज टेकन ऑन रेंट है, हाउस इज टेकन ऑन रेंट है, तो ऐसे केस में आप रेंट पेड या फिर 15% ऑफ सैलरी ले लेते हो, दोनों में जो भी लोअर है। इसके बाद अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आप लाइसेंस फी ऑफ द हाउस ले लेते हो। ठीक है, ये आपने हाउस की वैल्यू ले ली। अब दूसरी चीज हम ये चेक करते हैं कि सर अगर ये फर्निश्ड एकोमोडेशन है, तो जो फर्नीचर आपको प्रोवाइड किया गया है उसकी वैल्यू भी आपके परक्विजिट में ऐड करते हैं। अब ये फर्निश्ड एकोमोडेशन है और फर्नीचर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, फर्नीचर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं सर, 10% पर एनम ले लेते हैं ऑफ कॉस्ट ऑफ असेट का। और अगर फर्नीचर टेकन ऑन रेंट है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं सर, उस केस में हम हायर चार्जेस ऑफ असेट ले लेते हैं। ठीक है, उस केस में हम हायर चार्जेस ऑफ असेट ले लेते हैं। तो अब अगर आपका एम्प्लॉयर आपसे एक भी पैसा नहीं ले रहा है, फ्री में उसने आपको रहने के लिए दिया हुआ है, तो जो हाउस की वैल्यू है प्लस जो फर्निश्ड एकोमोडेशन की वैल्यू है, मतलब जो फर्नीचर की वैल्यू है, असेट्स की वैल्यू है, वो आपके लिए परक्विजिट बन जाती है। लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर आपसे कोई पैसा रिकवर कर रहा है तो जितना भी उसने अमाउंट आपसे रिकवर किया है उसे आप रिड्यूस कर दोगे। अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, उसे आप क्या कर दोगे, रिड्यूस कर दोगे फ्रॉम अबव वैल्यू। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। अब आपको एक चीज फोकस करनी है कि सर ये जो वर्ड सैलरी लिखा हुआ है, इस सैलरी में क्या क्या आएगा। ये जो वर्ड सैलरी लिखा हुआ है, इस सैलरी में हमें क्या लेना है जरा ये बता दो। तो बेटा सैलरी के अंदर आपको लेना है बेसिक पे, मतलब बेसिक सैलरी, आपको लेना है डियरनेस अलाउंस, वो वाला डियरनेस अलाउंस जो रिटायरमेंट सैलरी का पार्ट बनता है, डियरनेस अलाउंस वो वाला लेना है जो रिटायरमेंट सैलरी का पार्ट बनता है। आपको लेने हैं टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल अलाउंसेस। टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंसेस का मतलब क्या हुआ, जैसे आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, तो 300 रुपए पर मंथ में से 100 रुपए की आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है। टैक्सेबल जो निकलता है वो 200 रुपए निकलता है, तो जो टैक्सेबल वाला पोर्शन है वो कंसीडर कर लिया जाएगा। ठीक है, एचआरए भी है, वो एचआरए तो मिलेगा ही नहीं, सॉरी। अगर आपके पास एंटरटेनमेंट अलाउंस है, आपके पास सर्वेंट अलाउंस है या कोई भी अलाउंसेस है, जो उनका टैक्सेबल पोर्शन है उसे आप कंसीडर करके चलेंगे। बोनस और कमीशन अगर आपको एम्प्लॉयर दे रहा है तो बोनस और कमीशन भी आ जाएगी। इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखनी है इसके अंदर, कमीशन चाहे परसेंटेज वाली हो चाहे कमीशन रुपीस वाली हो, दोनों कमीशंस को हम कंसीडर करते हैं। जब रिटायरमेंट बेनिफिट वाली सैलरी की बात करते थे तो वहां पर हम लोग कमीशन केवल परसेंटेज वाली लेते थे, लेकिन जब हम रेंट फ्री एकोमोडेशन की बात करेंगे तो कमीशन जो है वो परसेंटेज वाली भी ली जाएगी और रुपीस वाली भी ली जाएगी। और अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको लीव एनकैशमेंट दिया है ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट तो वो भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा, वो भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। 5 चीजें आएंगी
5 चीजें आएंगी सैलरी के अंदर। बेसिक सैलरी आएगी, डीए आएगा रिटायरमेंट सैलरी वाला, टैक्सेबल अलाउंसेस आएंगे, बोनस कमीशन और फीस आएगी, और पांचवी चीज, अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट लीव इनकैशमेंट दिया है तो वो भी कंसीडर कर लिया जाएगा। ये 5 चीजें आएंगी। अब ध्यान रखना है कि क्या नहीं आएगा। सर आपकी सैलरी में, मतलब जब आप रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो सैलरी में क्या क्या चीजें आप इंक्लूड नहीं करोगे। सर परक्यूजिट्स की वैल्यू को आप इंक्लूड नहीं करोगे। अगर आपको प्रोविडेंट फंड मिल रहा है तो प्रोविडेंट फंड की वैल्यू को आप इंक्लूड नहीं करोगे। रिटायरमेंट बेनिफिट्स को इंक्लूड नहीं करोगे, ग्रेच्युटी को, पेंशन को, लीव एनकैशमेंट को। कोई भी एरियर्स ऑफ सैलरी और एडवांस सैलरी मिल रही है आप उसे भी कंसीडर नहीं करोगे। केवल ये 5 चीजों को कंसीडर करना है, इसके अलावा कुछ भी मिल रहा है उसे आप कंसीडर नहीं करेंगे। इसके बाद नोट, सैलरी आपको उसी पीरियड की लेनी है जिस पीरियड के लिए आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया है। तो अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको एकोमोडेशन अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने के लिए दिया था, तो आप सैलरी भी इन्हीं 4 महीनों की लोगे, आप बोनस भी इन्हीं 4 महीनों का लोगे, आप टैक्सेबल अलाउंसेस भी इन्हीं 4 महीनों के लोगे, आप कमीशन, फीस, डीए इन्हीं 4 महीनों का लोगे। मतलब जितने पीरियड के लिए आपको एकोमोडेशन दिया गया है उतने ही पीरियड के लिए आपको सैलरी भी कंसीडर करनी है। अब अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको एक से ज्यादा जगहों पर एकोमोडेशन दे रखा है तो क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल पहले आप कानपुर में काम करते थे अपने एम्प्लॉयर के लिए, और आपके एम्प्लॉयर ने आपको कानपुर में रहने के लिए घर दिया हुआ था। आपके साथ आपकी फैमिली भी थी, फैमिली बोले तो आपकी बीवी, आपके बच्चे, ठीक है, और अगर आप महिला हैं तो आपके पति और आपके बच्चे, ठीक है, तो आपकी पूरी फैमिली थी। आपको ट्रांसफर कर दिया गया कानपुर से दिल्ली, तो आपके एम्प्लॉयर ने आपको कानपुर में रहने के लिए घर दिया हुआ था, और उसने आपको जब दिल्ली शिफ्ट किया तो अभी आप ही अकेले दिल्ली शिफ्ट हुए हो, आपकी फैमिली अभी भी कानपुर में ही है और उसी एकोमोडेशन में रह रही है जो एम्प्लॉयर ने दी हुई है, और आपको दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया और आपको दिल्ली में एक नया घर आपके एम्प्लॉयर ने दे दिया। मतलब पहले आप कानपुर में काम करते थे और कानपुर में आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइड किया हुआ था, और बाद में आपको ट्रांसफर कर दिया गया टू दिल्ली, और यहां पर भी आपको एक नया रेंट फ्री एकोमोडेशन दे दिया गया एम्प्लॉयर को द्वारा, और ये वाला आपने अभी भी रिटेन किया हुआ है। तो गवर्नमेंट कहती है कि बाबू देखो, अगर तुम्हारे पास 2 रेंट फ्री एकोमोडेशन है जो तुम्हारे एम्प्लॉयर ने दिए हैं, तो पहले 90 दिन के लिए केवल एक ही एकोमोडेशन टैक्सेबल होगा, केवल एक ही एकोमोडेशन टैक्सेबल होगा, या तो कानपुर वाला या तो दिल्ली वाला। तो सर पहले 90 दिन के लिए कानपुर की एकोमोडेशन की वैल्यू निकाल लेना और दिल्ली के एकोमोडेशन की वैल्यू निकाल लेना, दोनों में जो कम हो वो टैक्सेबल कर देना। और आफ्टर 90 डेज क्या होगा सर, आफ्टर 90 डेज दोनों एकोमोडेशन जो होंगी वो आपकी टैक्सेबल हो जाएंगी। आफ्टर 90 डेज आपकी दोनों एकोमोडेशन टैक्सेबल हो जाएंगी। आइए क्विक रीडिंग लगा लेते हैं। If any employee has been transferred and employer has provided him an accommodation at the new place also, ट्रांसफर हो गया है और आपको नई प्लेस पे भी एकोमोडेशन दे दिया गया है, तो इस केस में क्या होगा, इन सच केसेस ओनली वन ऑफ द एकोमोडेशन शैल बी टैक्सेबल, एक ही एकोमोडेशन टैक्सेबल होगा जिसकी लोअर परक्विजिट वैल्यू होगी। तो आपको कानपुर के एकोमोडेशन की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी 90 दिन के लिए, और दिल्ली वाले एकोमोडेशन की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी 90 दिन के लिए। दोनों में जो कम होगी वो आपकी टैक्सेबल हो जाएगी, लेकिन ऐसा केवल पहले 90 दिन के लिए होगा। आफ्टर 90 दिन आपके दोनों एकोमोडेशंस क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड करा हुआ है होटल में, तो ऐसे केस में आपकी सैलरी का 24% या फिर जितना खर्चा आपके एम्प्लॉयर ने करा है होटल पे, दोनों में से जो भी कम है वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर फॉर द एकोमोडेशन इन होटल, दोनों में जो भी कम होगा वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। ध्यान रहे, आपको ये जो 24% ऑफ सैलरी करना है, सैलरी उसी पीरियड के लेनी है जितने पीरियड के लिए आपको होटल में एकोमोडेशन दिया गया था। इसके बाद वो कहता है कि सर अगर होटल में एकोमोडेशन इसलिए दिया गया है क्योंकि आपका ट्रांसफर हो गया है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और आपका जो एकोमोडेशन है होटल में वो 15 दिन से ज्यादा का नहीं है, तो ऐसे केस में
ऐसे केस में आपका परक्यूजिट जो होगा वो टैक्सेबल नहीं होगा। मतलब होटल का एकोमोडेशन टैक्सेबल नहीं होगा। मेरे साथ साथ रिपीट करना, होटल के एकोमोडेशन के केस में 24% ऑफ द सैलरी और एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर दोनों में जो कम होता है वो टैक्सेबल होता है। लेकिन अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको होटल में एकोमोडेशन इसलिए दिया है क्योंकि सर आपका ट्रांसफर कर दिया गया है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, से फ्रॉम कानपुर टू दिल्ली, और आपको दिल्ली में होटल में एकोमोडेशन केवल 15 दिन तक के लिए दिया गया है ताकि आप एक नया घर वगैरह ढूंढ लें, तो ऐसे केस में मेरे बेटा आपका होटल का एकोमोडेशन टैक्सेबल नहीं होगा। होटल का एकोमोडेशन टैक्सेबल नहीं होगा अगर ट्रांसफर हुआ है और 15 दिन से ज्यादा का स्टे आपको नहीं दिया गया है होटल में, तो राइट। तो यहां पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है एंटायर रेंट फ्री एकोमोडेशन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिए, यह बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं आपसे कुछ भी पैसा मॉनेटरी कंसीडरेशन नहीं ले रहा हूं, लेकिन यह मैं आपसे जरूर चाहता हूं, यह मुझे आप जरूर दे दीजिए। ठीक है, ठेंगा मत दीजिएगा, लाइक दीजिएगा। आइए बच्चों, अब आगे चलते हैं और बाकी परक्विजिट्स की बात करते हैं। अब अगला जो इंपॉर्टेंट परक्विजिट्स आता है वो है इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन। इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन से हमारा मतलब क्या है कि आपने अगर अपने एम्प्लॉयर से लोन लिया, से आपने कार खरीदनी थी, आपने कार खरीदने के लिए लोन लिया और आपके एम्प्लॉयर ने आपसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया, तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे, इंटरेस्ट फ्री। या फिर आपके एम्प्लॉयर ने बहुत नॉमिनल इंटरेस्ट आपसे चार्ज किया, तो इस केस में हम इसे बोल देंगे कंसेशनल। अब इसको कंपेयर करने के लिए, कि चेक करने के लिए कि आपको आपके एम्प्लॉयर ने कितना बेनिफिट दिया है, कितने इंटरेस्ट का बेनिफिट आपके एम्प्लॉयर ने आपको दिया है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर को जो इंटरेस्ट रेट चल रहा था उसे कंसीडर करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बोला कि आपने कार के लिए अपने एम्प्लॉयर से लोन लिया, सपोज कर लो आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया अपने एम्प्लॉयर से कार खरीदने के लिए, तो यही लोन अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जाते लेने के लिए साल के पहले दिन, फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर को, तो एसबीआई आपसे चार्ज करती से 10%, और आपका एम्प्लॉयर आपसे एक भी रुपए का इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहा है, तो आपका एम्प्लॉयर आपको 10% के इंटरेस्ट का बेनिफिट दे रहा है। सिमिलरली अगर आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपसे से 2% का इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो सर एसबीआई 10% का इंटरेस्ट चार्ज करती और आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपसे केवल 2% का इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो ऐसे केस में वो आपको 8% का कंसेशन दे रहा है। बात समझे, हम बेनिफिट निकालने के लिए जो इंटरेस्ट रेट कंसीडर करेंगे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का करेंगे। अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो इसके स्टेबिलिटी के लिए हम कंसीडर करेंगे फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर को एसबीआई कितना इंटरेस्ट चार्ज करता। बात समझ में आ गया, जिस भी पर्पस के लिए आपने लोन लिया है उस पर्पस का एसबीआई का फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट रेट कंसीडर किया जाएगा इस परक्विजिट की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहा है तो उस केस में आपका जितना भी एसबीआई का इंटरेस्ट है वो आपके लिए परक्विजिट का वैल्यू बनेगा, और अगर वो आपसे कुछ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो जो डिफरेंस है वो आपके लिए परक्विजिट की वैल्यू बनेगा। अब सर अगर एसबीआई 10% चार्ज करती है इंटरेस्ट और हमारा एम्प्लॉयर 12% चार्ज कर रहा है, तो यहां पर कोई भी परक्विजिट नहीं है, क्योंकि हमारा एम्प्लॉयर हमें कोई प्रॉफिट नहीं दे रहा, हमें कोई बेनिफिट नहीं दे रहा, उल्टा वो तो हमारा नुकसान कर रहा है। तो परक्विजिट का मतलब ही फैसिलिटी है, परक्विजिट का मतलब ही बेनिफिट है। जब आपका एम्प्लॉयर आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करेगा या फिर 10% से कम चार्ज करेगा तभी आपका परक्विजिट निकलेगा। अगर एम्प्लॉयर 10% से ज्यादा चार्ज करता है तो परक्विजिट की वैल्यू होगी 0, निल। यहां तक बात समझा। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसके लिए इनकम टैक्स वालों ने कहा कि हम तुम्हारा मंथ के एंड में जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो फाइंड कर लेंगे। तो हर महीने के आखिरी का आउटस्टैंडिंग बैलेंस फाइंड कर लिया जाएगा। अप्रैल महीने के आखिरी का, मई के आखिरी का, जून के आखिरी का, जुलाई के आखिरी का, इस तरीके से हर महीने के एंड पे जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो फाइंड कर लिया जाएगा। फिर इन सब को सम कर दिया जाएगा। तो सम ऑफ मंथली आउटस्टैंडिंग बैलेंस, हर महीने के आखिरी में जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसका सम हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई एसबीआई का रेट माइनस एम्प्लॉयर का रेट। अब अगर एम्प्लॉयर कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा होगा तो 0 लिख देना, और एम्प्लॉयर अगर 2% चार्ज कर रहा है और एसबीआई 10% चार्ज कर रहा है तो 10% माइनस 2%।
8%। तो हर महीने के आखिरी में जो बैलेंस है उसका सम मल्टीप्लाइड बाय एसबीआई रेट माइनस एम्प्लॉयर रेट मल्टीप्लाइड बाय 1/12, मल्टीप्लाइड बाय 1/12। ये गलती से यहां तक पहुंच गया है, इसे जरा ठीक करके यहीं पे लिख दीजिएगा, मल्टीप्लाइड बाय 1/12। तो करना क्या है आपको मेरे बेटा, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि आपको हर महीने के आखिरी में बैलेंस निकाल लेना है। तो अप्रैल एंड पे कितना बैलेंस आ रहा है, मई एंड पे कितना बैलेंस आ रहा है, जून एंड में कितना बैलेंस आ रहा है, और ये सारे बैलेंसेस को इसी तरीके से आप निकालते जाएंगे और मार्च एंड का बैलेंस फाइंड कर लेंगे। फिर आप इसका सम कर लेंगे, फिर आप इसका सम कर लेंगे। और परक्यूजिट कैसे निकलेगा, परक्यूजिट निकलेगा जो आपका सम आ रहा है मल्टीप्लाइड बाय एसबीआई का रेट माइनस एम्प्लॉयर का रेट मल्टीप्लाइड बाय 1/12। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। अब इसके बाद यहां पर बोलता है कि सर कोई भी परक्यूजिट टैक्सेबल नहीं होगा, कोई भी परक्यूजिट टैक्सेबल नहीं होगा अगर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से इन एग्रीगेट इन टोटल 20,000 रुपए तक का लोन लिया हुआ है। अगर मैंने अपने एम्प्लॉयर से 20,000 रुपए तक का लोन लिया हुआ है तो कुछ भी परक्यूजिट कैलकुलेट नहीं होगा। ये 20,000 एक लोन की वैल्यू नहीं है, आपने जितने भी लोन अपने एम्प्लॉयर से लिए हैं उन सब की वैल्यू अगर मैं जोड़ दूं तो 20,000 से अगर ज्यादा नहीं हो रही है तो इस केस में परक्यूजिट कैलकुलेट नहीं होगा। यानी फिर आपने लोन लिया है ऐसी डिसीज का ट्रीटमेंट करवाने के लिए जो कि रूल 3A में लिखी हुई है। तो रूल 3A की किसी डिसीज का ट्रीटमेंट करवाने के लिए अगर आपने लोन लिया है तो उस केस में कोई भी परक्यूजिट कैलकुलेट नहीं होगा। दो केसेस में लोन का परक्यूजिट कैलकुलेट नहीं होता है। जब एग्रीगेट लोन अप टू ₹20,000 होता है तो परक्यूजिट कैलकुलेट नहीं होती है, और जब एम्प्लॉय ने लोन लिया होता है स्पेसिफाइड डिसीज का ट्रीटमेंट करवाने के लिए तो उस केस में भी कोई परक्यूजिट कैलकुलेट नहीं होता है। राइट तो यहां पर हमने दूसरा परक्यूजिट ओवर कर लिया। आइए मूव ऑन करते हैं अब अगले परक्यूजिट पे। चलिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलता है, फ्री फूड और रिफ्रेशमेंट्स अगर आपका एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड कर रहा है। फ्री रिफ्रेशमेंट्स का मतलब क्या होता है, टी कॉफी स्नैक। तो अगर आपको ऑफिस आवर्स में टी कॉफी स्नैक सर्व किया जा रहा है तो उस केस में टी कॉफी स्नैक की वैल्यू कोई परक्यूजिट नहीं है। आपका एम्प्लॉयर आपको टी कॉफी स्नैक्स इसलिए प्रोवाइड करता है ताकि आपको नींद ना आए, आप फोकस्ड रहें और उसके काम में कोई गड़बड़ी ना करें। तो टी कॉफी स्नैक्स अगर आपको प्रोवाइड करे जा रहे हैं ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स देन इट इज नॉट टैक्सेबल एट ऑल, इट इज एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर आपको फ्री मील्स प्रोवाइड करी जा रही हैं तो उस केस में जो भी मील की कॉस्ट है उसमें से जितना पैसा रिकवर किया गया है वो माइनस कर देंगे, रेस्ट अमाउंट विल बी टैक्सेबल। लेकिन अगर 50 रुपीस के ऊपर की वैल्यू होगी तभी टैक्सेबल होगी। अप टू ₹50 जो मील होती है वो आपकी एग्जेम्प्ट होती है। सर ये क्या बोला आपने, हमें समझ में नहीं आया, जरा एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप हमें समझा दें। देखिए मान लीजिए आपका एम्प्लॉयर है वो आपको मील्स प्रोवाइड करता है, आपके एम्प्लॉयर ने आपको 300 मील्स जो है वो प्रोवाइड करी हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2020-21। तो 20-21 में उसने 300 मील्स आपको प्रोवाइड करी हैं। इन 300 मील्स की जो कॉस्ट है, इन 300 मील की जो कॉस्ट है वो है, सपोज कर लो ₹150, और आपके एम्प्लॉयर ने आपसे अमाउंट जो रिकवर करी है वो करी है ₹60 पर मील। उसने आपसे हर एक मील का 60 रुपए लिया है। ध्यान से देखना, तो अगर 150 रुपए की मील वो आपको 60 रुपए में दे रहा है तो वो आपको बेनिफिट कितने रुपए का दे रहा है? सर वो हमें बेनिफिट दे रहा है 150 माइनस 60। सर वो हमें बेनिफिट दे रहा है 90 रुपए पर मील का। अब इनकम टैक्स वाले बोलते हैं कि बेटा 50 रुपए तक का बेनिफिट तो हम एग्जेम्प्ट कर देते हैं, मतलब 90 रुपए पर मील में से 50 रुपए तुम्हारे एग्जेम्प्ट है, ये तुम्हारे एग्जेम्प्ट है। 50 रुपए की मील तक हम कुछ भी टैक्स नहीं लेते हैं। मतलब जो टैक्सेबल अमाउंट आएगी, जो टैक्सेबल अमाउंट आएगी वो कितने रुपए की आएगी? सर आएगी वो ₹40 पर मील। दैट इज टोटल जो आपकी टैक्सेबल परक्यूजिट बनी वो कितनी बनी? 300 मील्स उसने आपको दी और हर मील की कीमत 40 रुपए की हो गई।
यानी कि आपकी जो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट आएगी मेरे बेटा, वो 12,000 रुपए निकल कर आ जाएगी। राइट। तो अगर आपको मील प्रोवाइड करा जा रहा है, यहीं पे और ऐड कर लीजिए, यहीं पे जरा ऐड कर लीजिए, अगर आपको मील प्रोवाइड करी जा रही है रिमोट लोकेशन में, अगर आपको मील प्रोवाइड करी गई है किसी रिमोट लोकेशन पे, किसी ऑफशोर एरिया में, तो उस केस में ये आपकी फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है। उस केस में ये आपकी फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है। मान लो आप समुद्र के बीच में सेवाएं दे रहे हो, ठीक है, आप मर्चेंट नेवी में काम करते हो, राइट, आप मर्चेंट नेवी में काम करते हो और आप समुद्र के बीच में अपने जो एम्प्लॉयर है उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो ऑब्वियस है ना मेरे बेटा, समुद्र के बीच में कोई रेस्टोरेंट थोड़ा ना आएगा जहां पे जाके हम खुद खाना खा लेंगे, कोई काके दा ढाबा थोड़ा ना आएगा जिथे बैठ के ਅਸੀਂ खाना खा लांगे। तो बेटा ऐसे केस में एम्प्लॉयर जो है वो आपको मील खुद प्रोवाइड करता है। ये उसकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर वो आपको ऐसी जगह पर भेज रहा है जहां पे खाने का बंदोबस्त नहीं हो सकता, तो वो खुद आपको खाना प्रोवाइड करेगा। और अगर ऐसी जगह पे वो आपको मील प्रोवाइड कर रहा है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। राइट। नॉर्मली अगर रिफ्रेशमेंट्स दिए जा रहे हैं तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, अगर आपको मील दिया जा रहा है तो परक्यूजिट की वैल्यू होती है कॉस्ट ऑफ मील माइनस अमाउंट रिकवर्ड। अगर ये बेनिफिट अप टू ₹50 है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ₹50 से ऊपर का है तो ऊपर वाली वैल्यू टैक्सेबल हो जाएगी। अगर आपको मील प्रोवाइड करा गया किसी रिमोट लोकेशन पे या फिर किसी ऑफशोर एरिया में, तो उस केस में मेरे बेटा, उस केस में ये जो मील की सेवाएं हैं ये पूरी तरीके से आपकी एग्जेम्प्ट हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको फैसिलिटी दी है ट्रैवलिंग की, टूरिंग की, एकोमोडेशन की, हॉलीडे की, तो क्या होगा। तो सबसे पहला आता है जो परक्यूजिट की वैल्यू होगी, शैल बी द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर रिड्यूस बाय द अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। तो आप अगर घूमी घूमी करने गए हो और आपके घूमी घूमी के पैसे आपके एम्प्लॉयर ने दिए हैं, तो जितना पैसा आपके एम्प्लॉयर ने खर्च किया है वो पैसा आपके लिए परक्यूजिट बन जाएगा। और अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपसे कुछ पैसा रिकवर कर लिया है तो रिकवर्ड अमाउंट को रिड्यूस कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप घूमने गए गोवा पे और आपके एम्प्लॉयर ने खर्च किए 50,000 रुपए और उसने आपसे रिकवर कर लिए 10,000 रुपए, तो 50 में से 10 रिकवर हो गए, 40,000 रुपए आपके टैक्सेबल हो गए। अगर एम्प्लॉय ऑफिशियल टूर पे जाता है और उसके साथ उसका फैमिली मेंबर उसे एक्कंपनी करता है, तो फैमिली मेंबर पे जितना पैसा खर्च होगा वो पैसा एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, विराट कोहली मैच खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाते हैं बीसीसीआई की तरफ से, और विराट कोहली अपने साथ अनुष्का शर्मा को एक्कंपनी कर लेते हैं, और सपोज कर लेते हैं कि अनुष्का शर्मा का खर्चा बीसीसीआई उठा रही है। तो ऐसे केस में क्या होगा, विराट कोहली तो ऑफिशियल टूर पे है, वो तो क्रिकेट खेलने गए हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बीसीसीआई के एम्प्लॉय हैं, तो उस केस में विराट कोहली पे जितना भी खर्चा हो रहा है, उनकी एयर टिकट पे, उनके होटल्स पे कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन बीसीसीआई ने जो खर्चा अनुष्का शर्मा की एयर टिकट्स पे कर दिया, होटल एकोमोडेशन पे कर दिया, वो पैसा विराट कोहली के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अगर एम्प्लॉय ऑफिशियल टूर पे गया था और वो ऑफिशियल टूर पर्सनल पर्पस के लिए एक्सटेंड हो जाता है, तो उस केस में जितना पैसा पर्सनल पर्पस में खर्च होगा उतना पैसा क्या हो जाएगा, चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा। एक बढ़िया सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, आइए मैं आपको वो क्वेश्चन करा देता हूं। मान लीजिए मिस्टर एक्स जो है वो ऑफिशियल टूर पे जाते हैं। मिस्टर एक्स जो है वो ऑफिशियल टूर पे जाते हैं फॉर 1 मंथ, 1 महीने के लिए ये ऑफिशियल टूर पे जाते हैं। इनके साथ मिसेस एक्स इनको एकंपनी करती है। मिसेस एक्स जो है वो इन्हें एकंपनी करती है, ठीक है। एक्सपेंसेस ऑफ मिसेस एक्स जो है वो मेट बाय एम्प्लॉयर है। एक्सपेंसेस ऑफ मिसेस एक्स जो है वो मेट बाय एम्प्लॉयर है। एम्प्लॉयर ने मेट करे हैं उनके खर्चे, ध्यान से समझिएगा। एक्सपेंसेस ऑफ मिसेस एक्स इज मेट बाय एम्प्लॉयर। बाद में क्या हुआ, ये जो ऑफिशियल टूर था एक्सटेंड हो गया वेकेशन में फॉर 1 मंथ, ठीक है। 1 महीने के लिए वेकेशन पे एक्सटेंड हो गया। टोटल एक्सपेंसेस जो इनकर किए एम्प्लॉयर ने, वो करे ₹70,000 फॉर 2 मंथ्स।
फॉर 2 मंथ्स। 2 मंथ्स कैसे? 1 महीना तो ऑफिशियल टूर था और 1 महीने का वेकेशन था। 2 महीने के लिए एम्प्लॉयर ने 70,000 रुपए खर्च किए। आपको बताना है टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी। आपको बताना है कि इस केस में टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी। बड़े ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। इस 70,000 को मैं 2 हिस्सों में स्प्लिट कर देता हूं। 1 महीना ऑफिशियल था और 1 महीना वेकेशन था। तो इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हम ये मान लेते हैं कि प्रपोर्शनेट पैसा खर्च हुआ होगा। 35,000 ऑफिशियल में खर्च हुए और 35,000 वेकेशन में खर्च हुए। जो पैसा वेकेशन में खर्च हुआ ये पैसा फुल्ली टैक्सेबल हो गया, ठीक है। और जो पैसा ऑफिशियल में खर्च हुआ, तो ऑफिशियल में मिस्टर एक्स पे कितना खर्च हुआ और मिसेस एक्स पे कितना खर्च हुआ। अगेन मैं मान लेता हूं कि प्रपोर्शनेट पैसा खर्च हो रहा है। तो मिस्टर एक्स पे 17,500 खर्च हुए। ये तो ऑफिशियल थे, ये तो ऑफिशियल काम के लिए गए हुए थे, तो इन पे जो भी खर्चा होगा वो टैक्सेबल नहीं होगा। और मिसेस एक्स ने इनको एकंपनी किया था, ये 17,500 रुपए क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल हो जाएंगे। दैट मीन्स जो टैक्सेबल फिगर निकल कर आ रही है आपके पास, टैक्सेबल फिगर हो जाएगी सर 52,500। 52,500 रुपए आपके टैक्सेबल फिगर निकल कर आ जाएगी। अब मान लो, सपोज अगर ये कर लो कि उससे कुछ पैसा रिकवर हो गया है। सपोज एम्प्लॉयर ने रिकवर कर लिए हैं 20,000 रुपीज। तो इस केस में क्या होगा सर? अगर एम्प्लॉयर ने 20,000 रुपए रिकवर कर लिए हैं, तो इस केस में जो टैक्सेबल वैल्यू निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 52,500 माइनस 20,000। बात समझा ना? ऑफिशियल टूर पे जब वो था तो वाइफ पे जितना पैसा खर्च होगा वो टैक्सेबल होगा, और वेकेशन पे दोनों पे जो पैसा खर्च होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। वेकेशन पे दोनों पे जो पैसा खर्च होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। ऑफिशियल टूर में वाइफ पे जो पैसा खर्च होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको गिफ्ट दिया है और कैश गिफ्ट दिया है तो कैश गिफ्ट फुल्ली टैक्सेबल होगा। आपके एम्प्लॉयर ने अगर काइंड में गिफ्ट दिया है, आपको टेलीविजन दे दिया है, वॉच दे दिया है, मोबाइल दे दिया है, तो उस केस में अगर ये 5,000 रुपए तक है तो एग्जेम्प्ट है। 5,000 के ऊपर की जो वैल्यू है वो टैक्सेबल है। अब यहां पर 2 स्टैंड्स आते हैं, यहां पे 2 स्टैंड्स आते हैं। पहला स्टैंड आता है ये, जैसे मान लो आपको मोबाइल मिला, सपोज कर लो आपको मोबाइल गिफ्ट में मिला, और मोबाइल की जो वैल्यू है, मोबाइल की जो वैल्यू है वो सपोज कर लो है 10,000 रुपए, या मैं बढ़ा देता हूं, मोबाइल की वैल्यू है 16,000 रुपए। तो पहला स्टैंड कहता है कि आप एग्जेम्पशन ले लो 5,000 रुपए की, और जो बचे हुए 11,000 है वो आपके टैक्सेबल हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा स्टैंड कहता है, दूसरा स्टैंड कहता है क्योंकि आपको मोबाइल जो मिला है अगर वो 16,000 रुपए का है तो यहां पर आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, क्योंकि इसकी वैल्यू एक्सीड कर रही है 5,000 को। दैट मीन्स सेकंड वाले स्टैंड पे ये पूरे के पूरे 16,000 रुपए क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल हो जाएंगे। आप दोनों में से कोई भी एक काम कर सकते हो, इंस्टीट्यूट दोनों को एक्सेप्ट करता है। या तो 5,000 रुपए तक एग्जेम्प्ट कर लो, रिमेनिंग अमाउंट को टैक्सेबल कर लो, या फिर पूरा का पूरा 16,000 रुपए टैक्सेबल कर दो। दोनों में से कोई भी एक काम अगर आप कर लेते हो तो आपका वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी की। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी या फिर क्लब की फैसिलिटी दे रखी है, तो ऐसे केस में जब आप क्रेडिट कार्ड को पर्सनल पर्पस के लिए इस्तेमाल करोगे और क्लब को जो आप पर्सनल पर्पस के लिए इस्तेमाल करोगे, जितना भी पैसा पर्सनल पर्पस के लिए खर्च होगा उतना पैसा टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपसे कोई पैसा रिकवर कर लिया होगा तो वो रिकवरी की अमाउंट आप इसमें से रिड्यूस कर देंगे। बिल्कुल सिंपल है। परक्विजिट की वैल्यू जितना भी पैसा पर्सनल पर्पस में खर्च होगा, क्लब के केस में भी जितना पैसा पर्सनल पर्पस के लिए खर्च होगा उतना पैसा टैक्सेबल होगा। दोनों ही बिल्कुल ही आसान है। आ जाइए अब आगे बढ़ते हैं कि अगर आप एम्प्लॉयर
की दी हुई कोई असेट इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉयर की असेट इस्तेमाल कर रहा है, और अगर वो लैपटॉप और कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा है तो टैक्सेबल वैल्यू नील होती है, क्योंकि ये माना जाता है कि कंप्यूटर और लैपटॉप आपको प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप ऑफिशियल काम भी घर से बैठ के कर सकें। अच्छा, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर ये लैपटॉप और कंप्यूटर पर्सनल पर्पस के लिए होगा, अगर ये लैपटॉप और कंप्यूटर पर्सनल यूज के लिए होगा, देन ऑल्सो ये आपका एग्जेम्प्ट रहेगा। मतलब कंप्यूटर और लैपटॉप के केस में चेक ही नहीं करना कि एम्प्लॉय कंप्यूटर और लैपटॉप को ऑफिशियल यूज के लिए इस्तेमाल कर रहा है कि पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप एम्प्लॉयर का दिया हुआ लैपटॉप या कंप्यूटर इस्तेमाल करते हो तो उसकी वैल्यू सदैव 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 नील रहती है। इसके अलावा आप और कोई असेट अगर इस्तेमाल करते हो, जैसे मोबाइल फोन हो गया, टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, अगर आप और कोई असेट इस्तेमाल करते हो तो उस केस में कॉस्ट ऑफ असेट का 10% पर एनम जो है वो आपके लिए परक्विजिट का वैल्यू बन जाता है। अगेन नोटिस कर लेना कि ये पर एनम है। दैट मींस कि अगर आपको असेट लेस देन 12 मंथ्स मिली होगी तो जितने पीरियड के लिए मिली है उतने ही पीरियड की कंप्यूटेशन करना। दूसरी चीज, WDV की तरफ आंख उठा के भी मत देखना, क्योंकि आपको एक्चुअल कॉस्ट कंसीडर करनी है। और कहीं आपके एम्प्लॉयर ने आपको जो असेट दे रखी है वो उसने किराए पर लेके दी है, तो उस केस में जो हायर चार्जेस उसने पे करे होंगे वो आपके लिए परक्विजिट की वैल्यू बन जाएंगे। और ये परक्विजिट की वैल्यू निकालने के लिए जितना पैसा आपके एम्प्लॉयर ने आपसे रिकवर कर लिया होगा उस पैसे को हम माइनस कर देंगे। तो सर कैसे निकलेगी वैल्यू? अगर असेट एम्प्लॉयर की अपनी है तो कॉस्ट का 10%, किराए पर लेके दे रखी है तो हायर चार्जेस। दोनों ही केसेस में अगर वो आपसे कोई पैसा रिकवर कर रहा है तो उसे आप क्या कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे। ठीक है। इसके बाद सर आता है एनी अदर बेनिफिट। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको और कोई बेनिफिट दे रहा है, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको और कोई बेनिफिट दे रहा है जो लिस्टेड नहीं है, आपका एम्प्लॉयर आपको और कोई बेनिफिट दे रहा है जो लिस्टेड नहीं है, तो ऐसे केस में जो परक्विजिट की वैल्यू होती है वो होती है कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर, और उसमें से माइनस कर देते हैं जितना पैसा हमने एम्प्लॉय से रिकवर कर लिया है। तो कोई भी बेनिफिट अगर आपका एम्प्लॉयर आपको दे रहा है जिसका नाम परक्विजिट की लिस्ट में नहीं है, तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए जितना पैसा एम्प्लॉयर का खर्च हुआ माइनस जितना पैसा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से रिकवर कर लिया, दैट विल बी दी परक्विजिट वैल्यू। ध्यान देना कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपको टेलीफोन फैसिलिटी दे रहा है इंक्लूडिंग द मोबाइल फोन, इट विल बी एग्जेम्प्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए, एम्प्लॉयर क्या करता है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का टेलीफोन बिल पे करता है, टेलीफोन और मोबाइल बिल पे करता है, तो ये क्या रहेगा? एग्जेम्प्ट रहेगा। लेकिन अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को टेलीफोन अलाउंस देता है, तो ये आपका टैक्सेबल रहेगा। ठीक है। एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को टेलीफोन अलाउंस देता है तो ये टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय का टेलीफोन या फिर मोबाइल बिल देता है तो ये आपका एग्जेम्प्ट होगा। फर्क समझ में आ रहा है? अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का टेलीफोन या फिर मोबाइल बिल दे रहा है तो वो एक फैसिलिटी दे रहा है, वो एक परक्विजिट दे रहा है, और ये परक्विजिट एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को टेलीफोन का अलाउंस देता है तो इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है। इसके बाद आ जाइए सेल ऑफ मूवेबल असेट। अगर एम्प्लॉयर ने अपनी असेट एम्प्लॉय को बेच दी, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को अपनी असेट बेच दी तो उस केस में परक्विजिट की वैल्यू क्या होगी? सर हम कॉस्ट ऑफ असेट को पकड़ेंगे, जितने की असेट एम्प्लॉयर ने खरीदी थी हम उस वैल्यू को पकड़ेंगे, उस वैल्यू में से हम डेप्रीसिएशन को माइनस कर देंगे, जितना पैसा हमने एम्प्लॉय से रिकवर कर लिया है उसको माइनस कर देंगे, जो रिमेनिंग वैल्यू आएगी उस वैल्यू को टैक्सेबल वैल्यू बोला जाएगा। तो कॉस्ट में से जब डेप्रीसिएशन को माइनस कर देंगे तो बुक वैल्यू आ जाएगी, बुक वैल्यू में से अमाउंट रिकवर्ड को माइनस कर देंगे, जो अमाउंट निकल कर आएगा दैट विल बी द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट। ध्यान रहे, अगर आपने बुक वैल्यू से ज्यादा का पैसा दे के असेट खरीदी है तो आपका नुकसान हुआ है, ये परक्विजिट नहीं है। जैसे मान लो कीमत असेट की 10,000
10,000 है और आप उसके लिए 4,000 दे रहे हो तो आपको 6,000 का बेनिफिट मिल रहा है, वो तो परक्विजिट है। लेकिन अगर कीमत किसी चीज की 10,000 है और आप उसके लिए 16,000 दे रहे हो तो फिर आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा। परक्विजिट तभी है जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को असेट सस्ते में बेचे, अगर महंगे में बेच दी तो कोई परक्विजिट नहीं है। अब ये जो डेप्रीसिएशन है ये इंपॉर्टेंट है। डेप्रीसिएशन कैसे निकालना है, तो एक चीज हमेशा याद रखना कि डेप्रीसिएशन जो निकलता है वो हमेशा कंप्लीटेड ईयर का निकलता है। कंप्लीटेड ईयर का मतलब ये हुआ कि जब तक साल पूरा नहीं हो जाएगा तब तक उसका डेप्रीसिएशन नहीं लगेगा। मतलब अगर आपने असेट को यूज किया है, अगर आपने असेट को यूज किया है 4 साल 11 महीने और 29 दिन, आपने असेट को यूज किया है 4 साल 11 महीने और 29 दिन, तो मैं आपको बता दूं कि हम 11 महीने और 29 दिन का कोई भी डेप्रीसिएशन नहीं लगाएंगे। हम डेप्रीसिएशन केवल 4 साल का ही लगाएंगे। बात समझा मेरी कि नहीं समझा? अगर आपने असेट फ्रैक्शन ऑफ द ईयर के लिए यूज करी हुई है तो इस फ्रैक्शन को क्या कर दिया जाएगा, इस फ्रैक्शन को इग्नोर कर दिया जाएगा और डेप्रीसिएशन केवल और केवल कंप्लीटेड ईयर का ही लगाया जाएगा। अब अलग अलग असेट्स पे अलग अलग रेट ऑफ डेप्रीसिएशन है। कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बेचे हैं तो डेप्रीसिएशन लगाया जाएगा 50% WDV मेथड पे। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को मोटर व्हीकल बेचा है तो डेप्रीसिएशन लगाया जाएगा 20% WDV पे। और अगर एम्प्लॉयर ने और कोई असेट एम्प्लॉय को बेची है तो 10% डेप्रीसिएशन लगाया जाएगा SLM पे। बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, अदर असेट पे SLM रेट ऑफ डेप्रीसिएशन है और बाकी दोनों पे मेरे बेटा आपका WDV मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन है। बाकी दोनों पे WDV मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन है और अदर असेट्स पे SLM। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को असेट बेच दी है तो परक्विजिट की वैल्यू निकलेगी कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस डेप्रीसिएशन, इससे बुक वैल्यू आ जाएगी। बुक वैल्यू में से जितना अमाउंट रिकवर हो गया है वो माइनस कर लिया जाएगा, रिमेनिंग वैल्यू शैल बी द टैक्सेबल वैल्यू। डेप्रीसिएशन पूरे साल का लगाते हैं, फ्रैक्शन ऑफ द ईयर पे डेप्रीसिएशन नहीं लगाते हैं। कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स पे 50% WDV है, मोटर व्हीकल्स पे 20% WDV है और आपका अदर असेट्स पे 10% SLM मेथड लगता है। इसके बाद एक रीसेंट अमेंडमेंट आई है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इससे जरा अच्छे से कर लीजिएगा। अमेंडमेंट बाय फाइनेंस एक्ट 2020 ने कहा कि अगर आपका एम्प्लॉयर पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है, आपका एम्प्लॉयर पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है आरपीएफ में, एनपीएस में या फिर किसी भी अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में, आपका एम्प्लॉयर पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है आरपीएफ में, एनपीएस में, जो आपका नोटिफाइड पेंशन स्कीम है, अटल पेंशन योजना जो 80CCD में मेंशन है, तो आपका जो एनपीएस है और आपका जो अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड है, इनमें जो पैसा कंट्रीब्यूट करा है एग्रीगेट में, इनमें जो पैसा उसने कंट्रीब्यूट करा है एग्रीगेट में, ठीक है, अगर वो एक्सीड करता है 7.5 लाख रुपए से, अगर वो एक्सीड करता है 7.5 लाख रुपए से, तो जितना एक्सेस है उसको हम क्या करेंगे, परक्विजिट मान लेंगे। मतलब मान लीजिए एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया, कहां पर सर, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया आरपीएफ में, आरपीएफ में कंट्रीब्यूट किया उसने 3 लाख रुपया, उसने कंट्रीब्यूट किया एनपीएस में, एनपीएस में कंट्रीब्यूट करा उसने 4 लाख रुपया और उसने पैसा कंट्रीब्यूट करा अदर सुपर एनुएशन फंड में ₹2,50,000। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हुआ सर, एग्रीगेट में जो कंट्रीब्यूशन हुआ वो 9,50,000 हुआ। इस 9,50,000 में से, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, इस 9,50,000 में से 7,50,000 रुपए एग्जेम्प्ट है,
लेकिन जो कंट्रीब्यूशन हुआ है 750 के ऊपर, इसे क्या बोला गया है? टैक्सेबल परक्यूजिट बोला गया। या फिर मैं ये बोलूं कि ये 7,50,000 तक नॉट अ परक्यूजिट, ये 7,50,000 तक परक्यूजिट नहीं है। लेकिन 750 के ऊपर जितना कंट्रीब्यूट हुआ है, 750 के ऊपर जितना कंट्रीब्यूट हुआ है, उसे हम लोग टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट बोल देंगे। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, एनपीएस में और सुपर एनुएशन फंड में जो पैसा एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, नोटिफाइड पेंशन स्कीम में और सुपर एनुएशन फंड में जो पैसा एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है, अगर उसका एग्रीगेट 7.5 लाख रुपए से ज्यादा का जाता है, तो जितना एक्स्ट्रा होता है वो आपका टैक्सेबल परक्यूजिट हो जाता है। इसी तरीके से अगला पॉइंट बोलता है annual accretion by way of interest, dividend or any other amount of similar nature to the balance at the credit of RPF, NPS approved superannuation fund which relates to the employer's contribution and include in total income on account of the same having exceeded rupees 7.5 लाख रुपए। सर मां कसम एक भी अक्षर समझ में नहीं आया, एक भी अक्षर समझ में नहीं आया। अच्छा अभी आएगा, सुनो मेरी बात को। ये जो कंट्रीब्यूशन था 9.5 लाख रुपए का, ये किसका कंट्रीब्यूशन था? ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था, एम्प्लॉय का नहीं। ये किसका कंट्रीब्यूशन था? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था। अब आपको पता है कि जो पैसा आरपीएफ में जाता है, जो पैसा एनपीएस में जाता है, जो पैसा सुपर एनुएशन फंड में जाता है, इसके ऊपर क्या आता है? सर इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, राइट? अब ध्यान से सुनना, ये जो 9.5 लाख रुपए तुमने कंट्रीब्यूट करे, इस पे इंटरेस्ट आया। सपोज करो इस 7.5 लाख पे इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ, इस 7.5 लाख पे इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ, सपोज कर लो 75,000 रुपए, और इस पे इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ सपोज कर लो 20,000 रुपए। ठीक है, इस वाले 7.5 लाख पे, इस वाले 7.5 लाख पे इंटरेस्ट आया है 75,000 रुपए और उस वाले 2 लाख पे आया है 20,000 रुपए। तो ये जो 20,000 रुपए का इंटरेस्ट आया है ना, ये इंटरेस्ट भी आपका टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट है। इट इज ऑल्सो अ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। और ये जो इंटरेस्ट आया है, दिस इज नॉट अ परक्यूजिट। बात समझा? अगर एम्प्लॉयर ने आरपीएफ पे, एनपीएस पे, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में कंट्रीब्यूशन किया अप टू 7.5 लाख, तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर 7.5 लाख रुपए से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन किया, तो जितना एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन हुआ है, वो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट है। अब इस कंट्रीब्यूशंस पे इंटरेस्ट आते हैं, तो जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन परक्यूजिट बना है, उस एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन का जो इंटरेस्ट है वो भी परक्यूजिट है। उस एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन का जो इंटरेस्ट है मेरे बेटा, वो भी परक्यूजिट है, राइट? जी सर। आ जाओ मेरे बच्चे मेडिकल फैसिलिटी के अंदर, जल्दी से आ जाओ। मेडिकल फैसिलिटी के अंदर आपका एम्प्लॉयर आपको मेडिकल फैसिलिटी दे सकता है विद इन इंडिया या फिर इंडिया के बाहर। आपको मेडिकल फैसिलिटी मिल सकती है इंडिया में या फिर इंडिया के बाहर। अगर आपको मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है इंडिया के अंदर किसी एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में, तो वो एग्जेम्प्ट होगी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एग्जेम्प्ट होगी। अप्रूव्ड हॉस्पिटल फॉर स्पेसिफाइड डिसीज एग्जेम्प्ट होगी। अगर आपके एम्प्लॉयर ने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है आपका या आपके फैमिली मेंबर का, तो वो भी एग्जेम्प्ट होगा। ध्यान से सुनो मेरी बात को। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को मेडिकल फैसिलिटी दिया है अपने हॉस्पिटल में, तो भाई साहब वो एग्जेम्प्ट है। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को मेडिकल फैसिलिटी दिया है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिकल फैसिलिटी बोले तो एम्प्लॉय बीमार हो गया, उसका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज चला, उस इलाज का पैसा एम्प्लॉयर ने दिया। तो बेटा इस केस में जितना भी पैसा एम्प्लॉयर खर्च करेगा वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। सिमिलरली अगर एम्प्लॉय को या फिर उसके किसी फैमिली मेंबर को स्पेसिफाइड डिसीज हो गई और वो उस स्पेसिफाइड डिसीज का इलाज किसी नोटिफाइड हॉस्पिटल से करवाता है, तो उस केस में जितना भी पैसा एम्प्लॉयर ने खर्च किया होगा वो पैसा एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर का हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है और जितना भी प्रीमियम एम्प्लॉयर ने भरा है वो पैसा आपका टैक्सेबल नहीं होगा। इसके अलावा
और कोई मेडिकल फैसिलिटी अगर एम्प्लॉयर ने दी है, इसके अलावा और कोई मेडिकल फैसिलिटी अगर एम्प्लॉयर ने दी है, तो वो मेडिकल फैसिलिटी मेरे बेटा क्या होने वाली है? टैक्सेबल। जैसे कि एम्प्लॉय ने अपना इलाज किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में करा लिया, तो वो पैसा जितना एम्प्लॉयर खर्च करेगा प्राइवेट हॉस्पिटल में वो टैक्सेबल हो जाएगा। सर किसी प्राइवेट क्लिनिक पे करवा लिया तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। फैमिली मेंबर के अलावा किसी और का अगर इलाज करवा लिया तो वो भी क्या हो जाएगा? सर टैक्सेबल हो जाएगा। आ जाइए, अगर इंडिया के बाहर आपके एम्प्लॉयर ने आपको मेडिकल फैसिलिटी दी है तो ऑब्वियस है कि सर आप इंडिया के बाहर जाएंगे, इंडिया के बाहर जाएंगे, यहां पर मैं लिख देता हूं, जो डिसीज्ड है +1 अटेंडेंट जो है, डिसीज्ड +1 अटेंडेंट, डिसीज मतलब यहां पर जो पेशेंट है, यार मैं डिसीज की जगह पे पेशेंट लिख देता हूं, डिसीज्ड की जगह पे पेशेंट, तो जो पेशेंट है प्लस उसके साथ जो 1 अटेंडेंट है उसकी बातें चल रही हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब मान लीजिए एम्प्लॉय बीमार है और अपना इलाज करवाने के लिए वो अमेरिका जाता है और खर्चा जो है वो एम्प्लॉयर बियर करता है। तो इस केस में जो बीमार है एम्प्लॉय और उसके साथ 1 अटेंडेंट, उसका जो स्टे है, जो बीमार है एम्प्लॉय और उसके साथ जो 1 अटेंडेंट है, उसका जो अब्रॉड में स्टे पे जितना भी पैसा एम्प्लॉयर ने खर्च किया है, उसमें से जितना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परमिट कर देगी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लाइक एम्प्लॉयर ने खर्च किया स्टे अब्रॉड पे 5 लाख रुपए और आरबीआई कहती है कि 3.5 लाख रुपए अलाउड होगा, तो ऐसे केस में 1.5 लाख रुपया टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट बन जाएगा। सिमिलरली जो आपने ट्रीटमेंट करवाया है अब्रॉड में, जितना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परमिट कर देगी उतना पैसा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मान लो ट्रीटमेंट पे 10 लाख रुपए का खर्चा हुआ और आरबीआई कहती है कि 8 लाख रुपए ही अलाउ होगा, तो 2 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। स्टे में आपने 5 लाख रुपए खर्च किए, 3.5 लाख रुपए अलाउ हुए थे, 1.5 लाख रुपए टैक्सेबल हो गए। आपने ट्रीटमेंट पे 10 लाख रुपए खर्च किए थे, आरबीआई ने 8 लाख रुपए अलाउ किए, 2 लाख रुपए आपके टैक्सेबल हो जाएंगे। अगर आपने ट्रैवल किया है अब्रॉड, विदेश गए हैं आप, ऑब्वियस से जाएंगे ना इलाज कराने के लिए, तो फ्लाइट पे जो आपका खर्चा हुआ है, जो ट्रैवलिंग पे आपका खर्चा हुआ है, वो ट्रैवलिंग का खर्चा एग्जेम्प्ट होगा कि टैक्सेबल होगा, वो आपके ग्रॉस टोटल इनकम पे डिपेंड करता है। अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम एक्सीड करती है 2 लाख रुपए, तो सर आपका ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा ट्रैवल का खर्चा। और अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम अप टू ₹2 लाख रहती है तो ट्रैवल का खर्चा जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को बेटा, जब आप इंडिया के बाहर इलाज कराते हो तो 3 तरीके के खर्चे इन्वॉल्व होते हैं। एक इंडिया के बाहर ट्रैवल करने का खर्चा, एक इंडिया के बाहर स्टे करने का खर्चा, एक ट्रीटमेंट का खर्चा। ट्रैवल का खर्चा टैक्सेबल होगा कि एग्जेम्प्ट होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है। अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख रुपए से ज्यादा है तो ट्रैवल का खर्चा टैक्सेबल होगा, 2 लाख तक है तो आपका ट्रैवल का खर्चा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। स्टे अब्रॉड और ट्रीटमेंट अब्रॉड के लिए सरकार बोलती है कि जितना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोल देगी उतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसके अलावा जितना पैसा खर्च किया होगा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय पे, वो पैसा आपका टैक्सेबल हो जाएगा। विच मींस दैट कि अगर आपने स्टे पे खर्च किए 5 लाख और आपके आरबीआई ने अप्रूव करे हैं 3.5, तो 3.5 एग्जेम्प्ट है, 1.5 टैक्सेबल है। आपने ट्रीटमेंट पे खर्च करे हैं 10 लाख और आरबीआई ने अप्रूव करे हैं 8 लाख, तो इस केस में 8 लाख एग्जेम्प्ट है और आपके 2 लाख रुपए जो है वो टैक्सेबल है। अगला आता है सर लीव ट्रैवल कंसेशन। अगला आता है लीव ट्रैवल कंसेशन। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको लीव ट्रैवल कंसेशन दे रहा है, ये कितना मिलता है सर? एक 4 साल के ब्लॉक के अंदर 2 जर्नीज का आप लीव ट्रैवल कंसेशन ले सकते हो। 4 साल के ब्लॉक में आप 2 साल का लीव ट्रैवल कंसेशन ले सकते हो। आपका एम्प्लॉयर अगर आपको इंडिया में ट्रैवल करने के लिए भेजता है तो जितना पैसा आपका एम्प्लॉयर खर्च करेगा ट्रैवल पे, उसका आपको एग्जेम्पशन मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, इस पे आपको जो कंसेशन मिलता है, जो एग्जेम्पशन मिलती है, वो सिर्फ ट्रैवल पे मिलती है। ट्रैवल के अलावा अगर कोई और खर्चा एम्प्लॉयर ने करा है, जैसे होटल में स्टे का खर्चा, रेस्टोरेंट में खाना खाने का खर्चा, तो वो खर्चा आपका टैक्सेबल होगा। यहां पे जो एग्जेम्पशन मिलती है वो सिर्फ किसकी मिलती है? ट्रैवल की मिलती है। अगर आपने जर्नी एयर से परफॉर्म करी है तो आपको मैक्सिमम खर्चा जो अलाउ होगा वो इकोनॉमी फेयर का अलाउ होगा। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको जर्नी परफॉर्म करवाई है अदर देन एयर, तो उस केस में फर्स्ट क्लास का एसी फेयर होगा,
जहां पर आपने जर्नी परफॉर्म करी है, अगर वो रेल से कनेक्टेड नहीं है लेकिन वहां पर रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है, तो रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का जो फर्स्ट क्लास का फेयर है वो आपको अलाउ हो जाएगा। और अगर रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है तो जितना किलोमीटर आपने ट्रेवल किया है उतने किलोमीटर का फर्स्ट क्लास का एसी फेयर आपको अलाउ कर दिया जाएगा। मैक्सिमम जर्नीज मैंने आपको बता दी कि आप 2 जर्नीज की एग्जेम्पशन ले सकते हो इन अ ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स। आप और आपके फैमिली मेंबर अकंपनी कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फैमिली में कौन कौन आएगा? सर फैमिली में स्पाउस आएगा, बच्चे आएंगे, और बच्चे मैक्सिमम 2 ही आएंगे। अगर 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो उस केस में आपको एग्जेम्पशन नहीं मिल पाएगी। और बाकी वो लोग आएंगे जो आपके ऊपर होली और मेनली डिपेंडेंट है। अगर आपके माता पिता भाई बहन आप पर होली और मेनली डिपेंडेंट है तो वो भी फैमिली का पार्ट बनेंगे। एक बार इसे रीड कर लीजिएगा, उतना कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है जी सर। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं उन परक्विजिट्स की जो केवल और केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के हाथ में टैक्सेबल होते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज कौन होते हैं। तो बेटा स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज वो होते हैं जो डायरेक्टर होते हैं कंपनी के। स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज वो होते हैं जो सब्सटेंशियल वोटिंग राइट रखते हैं। और सब्सटेंशियल वोटिंग राइट कैसे आता है? 20% और मोर वोटिंग राइट है उनके पास। और तीसरा, जो मॉनेटरी पेमेंट्स रिसीव कर रहे हैं मोर देन 50,000 पर एनम। सर 50,000 पर एनम की पर मंथ? बेटा पर एनम। अगर आप साल भर में 50,000 रुपए से ज्यादा का मॉनेटरी पेमेंट पा रहे हैं तो आप एक स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हैं। और टेक्निकली बोलूं तो आज की डेट में जो एक क्लर्क है वो भी स्पेसिफाइड कैटेगरी में ही आता है, क्योंकि सर क्लर्क भी आज की डेट में कम से कम 10,000 रुपए महीना लेता है। तो 10,000 इंटू 12, 1,20,000 रुपए तो वो भी ले लेता है। राइट, ये लिमिट जमाने से रिवाइज नहीं हुई है। तो आज की डेट में प्रैक्टिकलिटी में देखें तो हर एक एम्प्लॉय जो है वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। लेकिन जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन के हिसाब से अगर आप कंपनी के डायरेक्टर हैं या फिर अगर आप कंपनी में 20% या उससे ज्यादा का वोटिंग पावर रखते हैं, या फिर अगर आप अपने एम्प्लॉयर से साल भर में 50,000 रुपए से ज्यादा का मॉनेटरी पेमेंट लेते हैं, तो भाई साहब आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हैं और नीचे लिखे हुए परक्विजिट आपके हाथ में टैक्सेबल है। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको गार्डनर, वॉचमैन, स्वीपर या फिर कोई भी सर्वेंट प्रोवाइड किया हुआ है, तो जितना पैसा आपके एम्प्लॉयर ने खर्च किया है माइनस जितना पैसा उसने आपसे रिकवर कर लिया है, वो अमाउंट जो है वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी गई है, तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में मतलब क्या है कि आपका एम्प्लॉयर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री का है, वो आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि आपका एम्प्लॉयर कैरेज ऑफ गुड्स और पैसेंजर के धंधे में है, आपका एम्प्लॉयर कैरेज ऑफ गुड्स और पैसेंजर के धंधे में है, तो ऐसे केस में क्या होगा? जो परक्विजिट वैल्यू होगी वो होगी फेयर मार्केट वैल्यू लेस अमाउंट रिकवर्ड। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं एक बस सर्विसेज है उसका एम्प्लॉयर हूं, मतलब मेरा जो एम्प्लॉयर है उसका नाम है शताब्दी ट्रेवल्स। जो लोग कानपुर के हैं वो रिलेट कर पा रहे होंगे। मेरा एक एम्प्लॉयर है शताब्दी ट्रेवल्स, इसका काम क्या है? सर इसकी बसेस चलती हैं, ठीक है। मतलब कि ये क्या कर रहा है? सर ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर कर रहा है, ठीक है। अब इस एम्प्लॉयर ने मेरा एक जर्नी पास बनवा रखा है। मैं किसी भी बस में ट्रेवल कर लेता हूं, किसी भी बस में ट्रेवल करता हूं, मुझे कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है, विदाउट टिकट और चार्ज। तो सपोज करो मैंने जर्नी परफॉर्म करी कानपुर टू दिल्ली एंड देन दिल्ली टू बैक टू कानपुर, ठीक है। मैंने ऐसी 50 जर्नीज परफॉर्म करी ड्यूरिंग द ईयर 2020-21, तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या होगा? टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट होगा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ टिकट। तो मान लीजिए कानपुर से दिल्ली जाने की और आने की टिकट है 800 रुपए, जाना आना 1600 रुपए का है।
और मैंने ऐसी 50 जर्नीज परफॉर्म करी हैं, तो मेरे लिए जो टैक्सेबल वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 50 जर्नी मल्टीप्लाइड बाय 1600 रुपए पर जर्नी। ठीक है, 80,000 रुपए विल बी द परक्यूजिट फॉर मी। नाउ सपोज कि वो मेरे से हाफ टिकट लेता है। अगर वो मेरे से हाफ अमाउंट चार्ज करता तो उस केस में टैक्सेबल परक्यूजिट क्या होता? सर 80,000 में से उसने 40,000 रुपए रिकवर कर लिए, जो बैलेंस अमाउंट होगी वो मेरे लिए टैक्सेबल हो जाएगी। क्लियर है? इसी तरीके से अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको ईसॉप दिया है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान दिया है, तो इस केस में टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी? सर जिस दिन आपने ऑप्शन एक्सरसाइज किया है उस दिन शेयर की जो एफएमवी है माइनस जितना अमाउंट आपने पे किया है। जिस दिन आपने ऑप्शन एक्सरसाइज किया है उस दिन शेयर्स की एफएमवी माइनस जितना अमाउंट आपने पे किया है, दैट विल बी दी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। अगर आपका एम्प्लॉयर इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है, premium so paid shall be taxable, however premium paid for the personal accident policy staff group insurance scheme shall be exempt। तो अगर आपके एम्प्लॉयर ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है आपका, तो वो इंश्योरेंस प्रीमियम टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर आपके एम्प्लॉयर ने पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी ले रखी है आपके लिए या फिर स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस ले रखा है, तो वो पैसा टैक्सेबल नहीं होगा। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की फैसिलिटी देता है और उसका बिजनेस है गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई करना, तो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो ले ली जाएगी। और अगर उसने थर्ड पार्टी से सोर्स करके आपको दी है, तो जितना पैसा उसने पे करा है थर्ड पार्टी को वो ले लिया जाएगा, और जितना पैसा उसने आपसे रिकवर कर लिया है इस फैसिलिटी के लिए उसे डिडक्ट कर दिया जाएगा। अगर एम्प्लॉयर ने एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करी है एम्प्लॉय को, मतलब कि एम्प्लॉय का ट्रेनिंग करवाया है, तो इस केस में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। अगर उसने फैमिली मेंबर का एजुकेशन करवाया है तो फुल्ली टैक्सेबल होगा। अगर चिल्ड्रन का एजुकेशन प्रोवाइड करवाया गया है तो जितना खर्चा एम्प्लॉयर का आया है माइनस 1,000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड। यहां पर ध्यान रखिएगा कि यहां पर नंबर ऑफ चाइल्ड पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नंबर ऑफ चाइल्ड पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कितने भी चिल्ड्रंस का डिडक्शन ले सकते हो। ध्यान रखना मेरी बात को कि चिल्ड्रन के केस में 1,000 रुपए तक की एग्जेम्पशन मिलती है, और किसी फैमिली मेंबर को एजुकेशन दिया जा रहा है तो वहां पर आपको कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे एम्प्लॉयर के कॉलेज में मेरा भाई एमबीए कर रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट एमबीए कर रहा है, तो इस केस में जितना भी खर्चा सिमिलर इंस्टीट्यूट में आता एमबीए का, वो अमाउंट मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अब यहीं पे अगर मेरा बेटा एमबीए कर रहा है मेरे एम्प्लॉयर के कॉलेज में, तो इस केस में 1,000 रुपए पर मंथ तक मेरे को एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो चिल्ड्रन के केस में 1,000 रुपए पर मंथ की एग्जेम्पशन है। और ध्यान रहे यहां पर नंबर ऑफ चाइल्ड पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पे 2 चाइल्ड की रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन यहां पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कितने भी नंबर ऑफ चाइल्ड्स का डिडक्शन यहां पर क्लेम कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि 2 ही हो। इसके बाद अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को स्कॉलरशिप दी है, एम्प्लॉय के बच्चे को स्कॉलरशिप इज गिवन टू द चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉय, देन इट इज नॉट अ परक्यूजिट। अगर आपने एम्प्लॉय के बच्चे को स्कॉलरशिप दे दिया है तो ये परक्यूजिट नहीं है। चलिए फाइनली लास्ट टॉपिक आ गया है आपका परक्यूजिट का, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार फैसिलिटी। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको कार दे रखी है और आप उस कार का इस्तेमाल करते हैं ऑफिशियल पर्पस के लिए, तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कार दे रखी है और कार के खर्चे एम्प्लॉयर बियर करता है, तो अगर गाड़ी ऑफिशियल पर्पस के लिए एम्प्लॉयर चला रहा है तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। सर एम्प्लॉयर इसे ऑफिशियल और पार्टली पर्सनल दोनों पर्पस के लिए चलाता है, और पूरा का पूरा पैसा जो है वो एम्प्लॉयर खर्च करता है।
पूरा का पूरा पैसा जो है वो एम्प्लॉयर खर्च करता है। तो इस केस में हमने गाड़ियों को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, छोटी गाड़ी और बड़ी गाड़ी। अगर गाड़ी की सीसी अप टू 1600 है तो वो छोटी गाड़ी है, 1600 से ज्यादा है तो वो बड़ी गाड़ी है। छोटी गाड़ी के केस में 1800 रुपए महीना टैक्सेबल हो जाएगा, बड़ी गाड़ी के केस में 2400 रुपए महीना टैक्सेबल हो जाएगा, और अगर गाड़ी के साथ ड्राइवर भी दिया गया है तो ड्राइवर का 900 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, गाड़ी एम्प्लॉयर की है, चलाता एम्प्लॉय है, पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल के लिए, और गाड़ी के सारे खर्चे जो है वो एम्प्लॉयर बियर करता है। अगर ये तीनों कंडीशन पूरी हो रही है तो छोटी गाड़ी का 1800, बड़ी गाड़ी का 2400, और साथ में अगर ड्राइवर दिया हुआ है तो उस केस में 900। इस केस में एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर नहीं लेते, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय भी नहीं लेते। गाड़ी पार्टी ऑफिशियल और पार्टली पर्सनल चलती है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एक्सपेंसेस कौन मेट कर रहा है? एक्सपेंसेस मेट कर रहा है एम्प्लॉय। ऊपर वाले दोनों देखो कौन मेट कर रहा था? एम्प्लॉयर। अब कौन मेट कर रहा है? एम्प्लॉय। तो अगर एम्प्लॉय खर्चे मेट कर रहा है तो इस केस में छोटी गाड़ी का 600 रुपए, बड़ी गाड़ी का 900 रुपए, और अगर ड्राइवर दिया हुआ है तो उसका भी 900 रुपए टैक्सेबल होगा। बच्चे अक्सर यहां पे गलती करते हैं, यहां पर जरा ध्यान दे देना। गाड़ी एम्प्लॉयर की है, चला एम्प्लॉय रहा है, ऑफिशियल और पर्सनल दोनों के लिए। अब अगर गाड़ी के खर्चे एम्प्लॉयर बियर कर रहा है तो छोटी गाड़ी का 1800, बड़ी गाड़ी का 2400 और ड्राइवर का 900। और अगर गाड़ी के खर्चे एम्प्लॉय बियर कर रहा है तो छोटी गाड़ी का 600, बड़ी गाड़ी का 900 और ड्राइवर का 900। अब ध्यान से सुनो, यहां पर एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर नहीं लेते, एम्प्लॉयर ने कितना पैसा खर्च किया नहीं किया नहीं लेते, और कितना पैसा एम्प्लॉय से रिकवर किया उसे भी नहीं लेते। कुल मिला के अगर मैं ये बोल दूं कि ये दोनों केसेस में फ्लैट टैक्सेबिलिटी आती है, इन दोनों केसेस में फ्लैट टैक्सेबिलिटी आती है। समझना बात को, इन दोनों केसेस में हमें नहीं पता करना कि एम्प्लॉयर ने कितना खर्च किया है और एम्प्लॉय से कितना रिकवर किया है। अब अगर गाड़ी एम्प्लॉयर की है और एम्प्लॉय इसे पर्सनल यूज के लिए चलाता है और गाड़ी के खर्चे एम्प्लॉयर बियर करता है, तो जितना भी पैसा एम्प्लॉयर ने खर्च किया है वो ले लेंगे, गाड़ी की कॉस्ट का 10% ऐड कर देंगे। अगर गाड़ी किराए पे है तो किराया ऐड कर देंगे, और जितना पैसा एम्प्लॉय से रिकवर कर लिया है वो माइनस कर देंगे। मेरे साथ साथ रिपीट कर लो, गाड़ी एम्प्लॉयर की है, एम्प्लॉय चला रहा है, ऑफिशियल यूज के लिए चला रहा है, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। गाड़ी एम्प्लॉयर की है, एम्प्लॉय चला रहा है, ऑफिशियल और पर्सनल यूज के लिए चला रहा है, तो यह पता करो कि खर्चे कौन देता है। खर्चे अगर एम्प्लॉयर देता है, छोटी गाड़ी का 1800, बड़ी गाड़ी का 2400, ड्राइवर का 900। खर्चे अगर एम्प्लॉय देता है तो छोटी गाड़ी का 600, बड़ी गाड़ी का 900, ड्राइवर का 900। इस केस में एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर कंसीडर नहीं होते, एम्प्लॉय से कितना पैसा रिकवर कर लिया ये भी कंसीडर नहीं होता। अब गाड़ी एम्प्लॉयर की है, एम्प्लॉय चला रहा है, पर्सनल यूज के लिए चला रहा है, और खर्चे एम्प्लॉयर दे रहा है, तो जितना पैसा एम्प्लॉयर ने खर्च किया है उसमें ऐड कर देना 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ कार, माइनस कर देना जितना पैसा हमने रिकवर कर लिया है। अब अगर गाड़ी एम्प्लॉय की है और एम्प्लॉय ही उसे इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन गाड़ी के खर्चे एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, गाड़ी एम्प्लॉय की है, एम्प्लॉय ही इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन खर्चे एम्प्लॉयर बियर कर रहा है। अगर गाड़ी ऑफिशियल पर्पस के लिए चल रही है और एम्प्लॉयर खर्चा कर रहा है, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। गाड़ी अगर ऑफिशियल और पर्सनल यूज दोनों के लिए चल रही है और खर्चे एम्प्लॉयर कर रहा है, तो ध्यान से देखना, छोटी गाड़ी के केस में जितना खर्चा एम्प्लॉयर ने करा है वो ले लेंगे, और उसमें से 1800 रुपए गाड़ी का और 900 रुपए ड्राइवर का माइनस कर देंगे। जितने खर्चे एम्प्लॉयर ने करे हैं उसमें से छोटी गाड़ी का 1800 रुपए और ड्राइवर का 900 रुपए माइनस कर देंगे। बड़ी गाड़ी के केस में जितने खर्चे एम्प्लॉयर ने करे हैं, बड़ी गाड़ी का 2400 रुपए और 900 रुपए ड्राइवर का माइनस कर देंगे। जब गाड़ी एम्प्लॉयर की थी तो ये वाली फिगर टैक्सेबल हो रही थी, और जब गाड़ी एम्प्लॉय की है तो ये वाली फिगर रिडक्शन में जा रही है। बात समझा? गाड़ी एम्प्लॉय की है, एम्प्लॉय चलाता है, ऑफिशियल और पर्सनल यूज के लिए चलाता है। इस केस में जितना खर्चा एम्प्लॉयर ने करा है वो कंसीडर कर लेना, इसमें से डिडक्ट कर देना छोटी गाड़ी का 1800, बड़ी गाड़ी का 2400 और ड्राइवर का 900। ये फ्लैट डिडक्शन आपको मिलती है। क्लियर? इसके बाद अगर गाड़ी पर्सनल यूज के लिए चल रही है, गाड़ी एम्प्लॉय की है,
चला एम्प्लॉय रहा है पर्सनल पर्पस के लिए और खर्चा एम्प्लॉयर दे रहा है, तो जितना खर्चा एम्प्लॉयर ने बियर करा है उसमें से माइनस कर देंगे जितना खर्चा उसने एम्प्लॉय से रिकवर कर लिया है। इसके अलावा और कोई व्हीकल है तो उस केस में जितना खर्चा एम्प्लॉयर ने करा है उसमें से माइनस कर दिया जाएगा 900 रुपए महीना, जो अमाउंट निकल के आएगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको एक से ज्यादा गाड़ियां दे रखी हैं तो उस केस में कोई भी एक गाड़ी ऑफिशियल प्लस पर्सनल यूज के लिए मान ली जाएगी। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको एक से ज्यादा गाड़ी दे रखी है तो कोई भी एक गाड़ी ऑफिशियल और पर्सनल यूज के लिए मान ली जाएगी और बाकी सारी गाड़ियां पर्सनल यूज के लिए कंसीडर कर ली जाएंगी। मतलब मान लो आपके एम्प्लॉयर ने आपको 3 गाड़ियां दे रखी हैं। कार 1 उसने आपको होंडा सिटी दे रखी है, कार 2 उसने आपको स्विफ्ट दे रखी है, कार 3 उसने आपको क्रेटा दे रखी है, राइट। तो अब हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे, इनमें से कोई भी एक कार ऑफिशियल प्लस पर्सनल मानी जाएगी और बैलेंस जो कारें हैं उन्हें हम पर्सनल पर्पस के लिए ट्रीट कर लेंगे। तो कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, जिस कॉम्बिनेशन में हमारा ओवरऑल परक्यूजिट कम आ रहा होगा उसे हम कंसीडर कर लेंगे, राइट। तो बेटा अगर आप लास्ट तक आए हो तो भैया बहुत बहुत बधाई आपको, आपने पूरा का पूरा परक्यूजिट ओवर कर लिया है। अच्छा लगा है और लाइक नहीं किया है तो बेटा पाप लगेगा, लाइक करके जाना है इसको। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर देना। और एक छोटा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूं, अपने जितने भी सीए सीएस सीएमए वाले दोस्त हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। इतना मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये मेरी गुरु दक्षिणा है जो आप मेरे को दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, हैव अ नाइस।